नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे का स्पेशल एडिशन। देखिए, आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि कानून के बारे में अपने यहां कहा जाता है कि कानून अंधा है। वह सिर्फ साक्ष्य तलाशता है, लेकिन साक्ष्यों को मार कैसे दिया जाता है इसकी विवेचना नहीं की जाती है। लेकिन 18 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कह सकते हैं। और यह फैसला है बिहार में सांसद रहे, विधायक रहे प्रभुनाथ सिंह के बारे में। प्रभुनाथ सिंह, वो प्रभुनाथ सिंह जिनकी पहचान इस रूप में रही है कि वोट नहीं दोगे तो गोली मार दी जाएगी, चुनाव जीत जाओगे तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। ये प्रभुनाथ सिंह कौन? देखिए, ये छपरा के प्रभुनाथ सिंह। 1985 से इनकी कहानी शुरू होती है। मसरख विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। 1990 में ये लालू यादव के साथ हो जाते हैं जनता दल के, और 1995 में ये आनंद मोहन की पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार होते हैं। 1995 का चुनाव बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है, यह प्रभुनाथ सिंह भी महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन दबंगई से हार मानने को तैयार नहीं होते हैं। सामने अशोक सिंह होते हैं। चुनाव की तारीख आती है और चुनाव उस वक्त क्या होता था? चुनाव ऐसा होता था जब चुनाव में वोट नहीं, बंदूक की गोली काम करती थी। तो चुनाव के दिन प्रभुनाथ सिंह मसरख विधानसभा क्षेत्र में सारण में निकले होते, और जब उन्हें खबर मिलती है, एक जगह एक मतदान केंद्र के बाहर पहुंचते हैं, पूछताछ करते हैं वोट किसको दिया। अगला कहता है वोट मैंने चक्र छाप मतलब जनता दल को दिया है, लालू यादव की पार्टी को। इसके बाद क्या होता है? दो लोगों को गोलियों से उड़ा दिया जाता है और वे मौत को प्राप्त कर जाते हैं। तो ये दबंगई होती है प्रभुनाथ सिंह की। बात इतने भर की नहीं है। चुनाव हार जाते हैं प्रभुनाथ सिंह, और जो जीतते हैं 1995 के विधानसभा चुनाव में अशोक सिंह, उनकी हत्या भी पटना में विधायक आवास में 100 दिनों के भीतर कर दी जाती है, जैसा ऐलान किया गया था। खैर, अशोक सिंह हत्याकांड की तफ्तीश हुई। बिहार के मौजूदा डीजीपी आर.एस. भट्टी तब पटना के सिटी एसपी थे। उन्होंने इस तरीके से केस का अनुसंधान कराया, शशि भूषण शर्मा आईओ बने थे, कि प्रभुनाथ सिंह को राहत नहीं मिली, आज वे सजा काट रहे हैं। लेकिन चुनाव के दिन जिन दो लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया था वोट न देने के कारण, उस मामले में जानते हैं क्या हुआ? प्रभुनाथ सिंह के जूते के नीचे प्रशासन, प्रभुनाथ सिंह के जूते के नीचे वकील, प्रभुनाथ सिंह के जूते के नीचे व्यवस्था, सब कुछ। प्रभुनाथ सिंह आगे सांसद बन गए। प्रभुनाथ सिंह को हत्या के मुकदमे में निचली अदालत ने बरी कर दिया, कह दिया साक्ष्य नहीं है, पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, गवाह मुकर गए हैं। और जो गवाह थे उनका क्या हुआ? हाई कोर्ट से भी देखिए, निचली अदालत में जब बरी किए गए प्रभुनाथ सिंह, तो सरकार नहीं पहुंची उनकी रिहाई को चुनौती देने। हाई कोर्ट, जिनके भाई मारे गए थे, जिनके बेटे मारे गए थे, वे पहुंचे थे हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट भी, उसने भी बरी कर दिया। अब यह देखिए, मैंने कहा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि जिस आरोपी को निचली अदालत ने, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया हो, सुप्रीम कोर्ट उसे कन्विक्ट करे। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहां से साक्ष्य तलाश लिया? तो देखिए, 1995 के चुनाव के दिन जिन दो लोगों की हत्या हुई थी, प्रभुनाथ सिंह उस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में दोषी करा दिए गए हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट इंडिया के एडवोकेट अभय कुमार जी, जिन्होंने अपने मुवक्किल की ओर से इस मुकदमे को लड़ा और प्रभुनाथ सिंह को सजा तक पहुंचा दिया। बहुत बहुत स्वागत है अभय जी। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते। तो देखिए, हमने तो बताया कि किस तरीके से दबंगई, किस तरीके से जूते के नीचे प्रशासन रहा। हमने
वो फैसला भी पढ़ा, 18 अगस्त का 143 पन्नों का फैसला है, मैं पढ़ रहा था। पहले ही पैरा में हमने देखा कि प्रभुनाथ सिंह से किस तरीके से डरी हुई थी, प्रभावित थी पुलिस, किस तरीके से डराया गया था गवाहों को, कैसे इतनी बड़ी जीत आपने हासिल की, क्या हुआ था, थोड़ा विस्तार से आप बताएं, क्योंकि यह सचमुच रेयर और भी रेयरेस्ट है कि जिसे निचली अदालत ने बरी किया हो, हाईकोर्ट ने बरी किया हो, उसे सुप्रीम कोर्ट, तभी तो कहते हैं कि देश में रूल ऑफ लॉ है। अभय जी। जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि देश में रूल ऑफ लॉ। बेसिकली इस पूरे केस का एक बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट है, जो कि कोई भी आदमी, कोई भी, चाहे सिटीजन हो, एडवोकेट हो, जुडिशियरी हो, पुलिस में हो, कोई भी सामान्य जब इस फैक्ट्स को देखता है तो डिस्टर्ब हो जाएगा। और यही फैक्ट लगता है, इस फैक्ट्स का जो बहुत सारे डिस्टर्बिंग फैक्ट्स थे, ये इतना इंपॉर्टेंट लगा कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट, वाकई मैं जो जजमेंट पढ़ने के बाद या ड्यूरिंग द दौरान, बहस के दौरान जो समझ में आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये मसला साधारण मसला नहीं है। आपने बताया आज से 28 साल पहले 25 मार्च को सुबह के दिन ये लोग, जो मृतक परिवार है, ये आपस में कुछ लोगों के साथ गांव से आ रहे थे वोट डाल के, जो आपने कहानी बताए उस तरह का उन पर आरोप लगा। और ये एलिगेशन था कि इन लोगों को बोला गया कि आपने किसको वोट दिया, हमें दिया, नहीं दिया, तो उन्होंने चकचाप को दिया। इस पर अंधाधुंध गोली चली, 2 आदमी की मौत हुई थी, 3 आदमी हो गए थे, हॉस्पिटल ले जाया गया। इसमें जो है सारा कुछ हुआ, शुरुआत में बहुत सारा गवाही आया, FIR हुआ। FIR राजेंद्र जो है, जो एक वन ऑफ द डिजीज है, जिनकी एक मृतक थी, उन्होंने जो है FIR फर्द बयान दिलाया, उसी के फर्द बयान बाद FIR हुआ। उसका इन्वेस्टिगेशन चला, इन्वेस्टिगेशन 100वीं इन्वेस्टिगेशन था, जो बार बार आया या पूरा जजमेंट में कराया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान फिर 95 नहीं, हम यहाँ 1 सेकंड के लिए रोकते हैं आपको भाई जी। जो FIR दर्ज किया गया, आपने कहा कि गोली चली और 2 लोगों की मौत हो गई, किन लोगों के खिलाफ गोली चलाने का आरोप लगा, यह बताना चाहिए। नहीं, ये उस वक्त था, उस वक्त 7 लोगों का नाम FIR में था। प्रभुनाथ सिंह जी और सारे लोग हैं, 7 लोगों का नाम था उसमें FIR में। प्रभुनाथ सिंह का भी नाम था, प्रभुनाथ सिंह का मेन एसिलेंट में उन्हीं का था। और चार्जशीट भी हुई, तो अल्टीमेटली ट्रायल में 7 लोग गए, ट्रायल को फेस किया, उनके नाम है, अगर आप बोलेंगे तो मैं नाम भी पढ़ के जी बता दें जी। नंबर 1 पे प्रभुनाथ सिंह थे, नंबर 2 पे हरिंदर सिंह थे, नंबर 3 पे हरिंदर सिंह थे। हरिंदर राय कंप्लेंट है, हरिंदर जो भाई है उनका अलग है, ये हरिंदर सिंह थे। चौथे में सिंह थे, 5वें में कृष्णनंदन सिंह थे, 6ठे में संतोष सिंह थे, और 7वें में शिव शंकर सिंह। मैंने दीनानाथ सिंह को गलत बोला, वो 7 लोग थे जिनके नाम पर ट्रायल चला, इनका ट्रायल हुआ। और ये ट्रायल चला, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी। ट्रायल आप नहीं, मैंने देखा जजमेंट में ट्रायल 11 साल बाद शुरू होता है। और जी उसके पीछे ये था कि वहां का प्रशासन, वहां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ये सोचा कि इनके ऊपर, प्रभुनाथ सिंह के ऊपर कुछ और भी, उनके ऊपर और भी कुछ केस थे, तो उनको लगा ये केस है जिसको हम सक्सेसफुली यहाँ ट्रायल कंप्लीट नहीं करा पाएंगे अपने जिले में। तो उन्होंने किया हजारीबाग। आपको पता होगा 2000 से पहले 96 की कहानी बिहार और झारखंड एक था, हजारीबाग वहां भी नहीं हो ट्रायल, कुछ प्रोसीड नहीं कर रहा। फिर उनको बाइफरकेट हुआ बिहार, तो फिर अल्टीमेटली भागलपुर हो गया। भागलपुर ट्रायल चल रहा था, तो वहां भी थोड़ा सा PPO पे, जो आप देखेंगे शुरुआत में लिखा हुआ, जजमेंट में भी क्लियर कट लिखा हुआ कि पुलिस तो कुछ काम किया है नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफेंस को हेल्प कर रहा था, और प्रिजाइडिंग जो जज है, जो ट्रायल कोर्ट के जज है, वो मुख्य दर्शक बैठे हुए थे। इस तरह का लिखा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पॉइंट को लिखा हुआ है, इस तरह का शुरुआत के पैराग्राफ में ये सब बात लिखा हुआ है। मतलब प्रभुनाथ सिंह की दबंगई इतनी थी कि सरकारी वकील जिन्हें मुकदमा लड़ना था पीठ पक्ष की ओर से, वे बचाव पक्ष की ओर से दलीलें दे रहे थे। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता दबंगई था, कि मैं एडवोकेट हूं, मैं अपना काम करता हूं, कागज पर करता हूं, लेकिन कागज बोल कुछ प्रभाव था और इतने प्रभाव था कि जो जजमेंट को ओपनिंग पैराग्राफ अगर देखेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 18 अगस्त का, ओपनिंग में ये दिखा इन्फ्लुएंस है। उन्होंने सारे ये भी आई फाइंडिंग में कि वो सारे के सारे विटनेसेस को भी 1 ओवर किया, जीत गए, जो कि हॉस्टाइल हुए। तो इस तरह का भागलपुर में नहीं हो पा रहा था। जब लक्ष्मी देवी, जो मृतक की माँ है, उनका जब होने वाला था, 10 दिन पहले उनको किडनैप कर लिया जाता है। किडनैप कर लिया गया जी, एब्डक्ट किया, छोटी बच्ची नहीं है, एब्डक्ट कर लिया, लेकिन चूंकि अपहरण कर लिया गया, ये आरोप लगा उस पर। अल्टीमेटली उसके लिए हैबियस कॉर्पस फाइल हुआ हाई कोर्ट में कि वो लेडी मिल पा रही है। हैबियस
में भी बहुत लंबा चला, डायरेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, एक एक डायरेक्शन हुआ, पता चला। उस दौरान ये भी पता लगाने की कोशिश की कि भैया प्रभुनाथ सिंह कहाँ है। रिकॉर्ड जी की बात, 20 जुलाई 95 को जी प्रभुनाथ सिंह जब पुलिस पकड़ी पाई गई तो वो जी पटना सीएम के उनके निवास पे पाए गए। अब जी सोच लीजिए, वो आदमी जिनके ऊपर डबल मर्डर का केस है वो सीजीएम के निवास में पाए गए। तो जी इस तरह तो हाईकोर्ट ने अल्टीमेटली, डिवीजन बेंच की थी, आफ्ता वाला उनको लीड कर रहे थे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी जज आए, जी उन्होंने सारा कुछ एक 13 जुलाई 2007 को हेबियस कॉर्पस को डिस्पोज ऑफ किया और बहुत जी सारे दिए। जी उसमें आइडिया था कि भागलपुर से ट्रांसफर करो पटना, क्योंकि जी पटना राजधानी है, हाईकोर्ट के बगल में है, इसलिए कंट्रोल में रहेगा, बेहतर ढंग से होगा। और क्रक्स ये था कि इस तरह जी ट्रायल लोगों का विश्वास बना रहे, लॉ एंड जी ऑर्डर ऑफ लॉ में ये बना रहे, जस्टिस जी का मौका नहीं होना चाहिए, सिस्टम का मौका नहीं होना चाहिए, किसी जी इंस्टीट्यूशन का इस तरह बुरा हाल नहीं होना चाहिए, वो आइडिया जी था। जी उसमें एक ये भी डायरेक्शन था कि एक स्पेशल पीपी का नियुक्त किया जाए। जो जी स्पेशल पीपी आपको पता होगा, सेक्शन 24 सीआरपीसी बोलता है कि स्पेशल जी पीपी होने के लिए मिनिमम एज एडवोकेट आप 10 साल का किए हो, तब आपको स्पेशल पीपी बनाया जा सकता है। जी इसके राकेश कुमार जी को बनाया गया स्पेशल पीपी, जी जिनको 10 साल का नहीं था एडवोकेट का, उनको मात्र 8 क्या साल का, क्या उसको बना। मजाक, क्या मजाक। जी तो उस उस कार्रवाई के अगेंस्ट जी हरिंदर राय 2008 वहां उस कार्रवाई के अगेंस्ट हाईकोर्ट गए, ये बोलते हो कि आपके हाईकोर्ट के डायरेक्शन का अवमानना हो रहा है, जी कंटेम्प्ट फाइल किया गया। जी हाईकोर्ट ने बोला कंटेम्प्ट नहीं बनता है, उन्होंने जी डिसमिस किया। उसके जी बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए, हरिंदर राय सुप्रीम कोर्ट आए 2008 में, जी और हमने सरकार के जो अधिकारी थे, गृह सचिव होंगे और भी है, उन सबको जी पार्टी अवमानना है, कंटेम्प्ट है। जी सुप्रीम कोर्ट इसकी संज्ञान किया 2008 में, और वो जी मैटर रहा। इन द जी मीन टाइम पटना भी जब आया गया, जब वहां जी ट्रायल हुआ, तो एक जी आदेश था कि वो सारे गवाह, जो हाईकोर्ट का जो 2007 का फैसला था, उसमें था जो गवाह जिनकी ढंग से बयान नहीं हो पाया है, जी उसके लिए स्पेशल पीपी जो है 311 का एप्लीकेशन, 311 सीआरपीसी का एप्लीकेशन वो होता है कि अगर जी कोई गवाह हो पाता है, नहीं आ पाता है, या अगर उसको दोबारा बुलाना कहीं प्रश्न पर उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए या गवाही देने के लिए, तो जो भी जी एग्री ये वो एप्लीकेशन फाइल करती है कि उसको रिकॉल ऑफ विटनेस के लिए कि आप जी इसको करें। तो ये जी सब भी दिया था कि सारे विटनेसेस जो भी है उनको रिकॉल भी किया जाए। जी तो में भी आया गया, उसमें भी ये आरोप है, और जो रिकॉर्ड से दिख रहा है कि विटनेस आ रहा है, बोल रहा है कि मैं गवाही दूंगा, वहां पीपी से आया है कि नहीं ये गवाही का, तो ये हमें चिट्ठी लिख दिया, एफिडेविट दे दिया, ये बोल दिया कि हमें जो है, जो हमने पहले ही बोला है भागलपुर में बोला, जो भागलपुर में सारे के सारे चुके हैं, हॉस्टाइल हो चुके थे बहुत सारे, जी जो जी मेरा वही बयान लिया जाए। कोर्ट मतलब को स्पेशल पीपी भी इस तरीके से कर रहे थे। इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जी क्योंकि जो गवाह के बारे में बोला कि नहीं हम नहीं देना चाहते, वो जी गवाह सब एप्लीकेशन दे रहे हैं, हाईकोर्ट को चिट्ठी लिख रहे हैं। उस जी अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट में बहुत लालमुनि देवी का एक ढंग से गवाही हो पाया, जिसमें सारा जी कुछ बोला। नहीं, और मैंने मैं माफ कीजिएगा, लालमुनि देवी की बात कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जब भागलपुर में उन्हें गवाही के लिए ले जाया गया तो जज के सामने उन्हें धमकी दी गई, उन्हें धमकाया गया। यह प्रसंग भी सामने आया कि कोर्ट में जज साहब बैठे थे और गवाही के पहले धमकी दी जा रही थी। क्या ये मजाक नहीं बन गया था भाई जी? देखिए, मुझे लगता है अगर आप शुरुआत जैसे किए कि ऐतिहासिक बात है, ऐतिहासिक जी फैसला है, जी जिस तरह बहस हो रहा था, बहस के दौरान तीनों ऑनरेबल जी जजेस, कोर्ट जी के तीन की पीठ थी, तीनों जी ऑनरेबल जजेस शॉक थे। जी स्टेट के काउंसिल से पूछ रहे थे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जी स्टेट ने एक्विटल जब इनका हुआ, सारे लोगों का ट्रायल कोर्ट में बोला कि नहीं है, कोई गवाह जी नहीं बना, एक्विटल हुआ। जी जी एक को चैलेंज स्टेट नहीं किया। जी इन्होंने हमारे भी जो क्लाइंट हरिंदर ना, इन लोगों इसने भी चैलेंज नहीं किया। अच्छा। हाईकोर्ट, हाँ, हाईकोर्ट का इंस्पेक्टर का रिपोर्ट है, अगर आप जी रिपोर्ट पढ़ेंगे, 2-3 पेज का रिपोर्ट है, जी उस ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को पढ़ा गया, सारा गवाही को दिखा गया, सबको देखा गया। उसके बाद वो बोलता है कि आज के डेट में ये जी क्रिमिनल ट्रायल में नहीं है, जी आज के में न्याय व्यवस्था ट्रायल पे है, ये कोर्ट जी ट्रायल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बोल रहे हैं कि मैजिस्ट्री ऑफ लॉ की तो बात ही छोड़ रही, तो मॉकरी ऑफ जस्टिस है कि मॉकरी ऑफ जस्टिस है। जी आज कोर्ट की ट्रायल हो रही है।
और यही बात मैं अपने बहस के दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने वो रिपोर्ट रखा। अब मैंने बताया कि देखिए ये फाइंडिंग है इंस्पेक्टिंग जज की, उसके बाद हाई कोर्ट सुओ मोटो रिवीजन लेती है। ये अच्छा, सुओ मोटो रिवीजन लेती है जी। मोटो क्रिमिनल रिवीजन हुआ और उसके बाद सुओ मोटो क्रिमिनल रिवीजन चला, क्योंकि जबकि स्टेट के एडवोकेट जनरल ने सपोर्ट नहीं किया एक्विटल का, उन्होंने सपोर्ट, उन्होंने बहस किया कि नहीं इनको सजा चाहिए एडवोकेट जनरल, बट हाईकोर्ट में भी नहीं हो पाया। और हाईकोर्ट का 2/12/2011 को उनकी एक्विटल को बरकरार रखा और उसके बाद 2012 में फिर हम लोगों ने एसएलपी फाइल किया। दोनों मैटर हुआ, चलता रहा। 2012 फिर लीव ग्रांट हो गया, एडमिट हो गया। एडमिट होने सुप्रीम कोर्ट में इतनी पेंडेंसी है कि कोई भी केस अगर एडमिट होता है 5-7 साल 8 साल क्रिमिनल में लगता है। ये फाइनली आया, जब ये फाइनल बहस के दौरान तो बहस हुआ, सारा कुछ हुआ, सारे बिंदु पर किया गया बहस। हमारे ये भी मांग थी कि ये मात्र एक केस ये नहीं है, आप इस तरह की व्यवस्था तो पूरी न्याय व्यवस्था आप कैसे चल पाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हमने गुजरात वाले केसेस का भी, जाहिरा शेख के केसेस का एग्जांपल दिया और भी केस लाए कि ये तो कंप्लीट जो है इसको तो डिनोवो ट्रायल फिर से होना चाहिए। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 साल के बाद अब क्या ट्रायल होना है, कौन गवाह होगा, नहीं, जो मुझे भी लगा कि बात सही है। फिर भी उसके बाद वो अगर नहीं भी होता है ट्रायल तो हमारे पास जितने भी साक्ष्य हैं अभी प्रस्तुत, हमने इसकी वो सारे पेश करने के, लालमणि देवी का बयान पढ़ा, सारे रिकॉर्ड पढ़े, एफआईआर को, फिर फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये मार्च में रखा था, इनको रिजर्व किया था। और ये 5 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, चूंकि डिटेल में था, बहुत बड़े रिकॉर्ड थे, हिंदी में बहुत सारे था, उनको पढ़ने में भी बहुत लगा होगा। और जिस तरह का जजमेंट आया, जिस तरह 143 पेज में सब कुछ नरेट किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, अपने आप में ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट को कितना पेन हुआ होगा इस तरह को जजमेंट में भी। और अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाकी के अगेंस्ट नहीं, सिर्फ प्रभुनाथ सिंह एक एक्यूज के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट ये पाया गया कि नहीं वो दोषी हैं 302 और 307 में। और चूंकि फर्स्ट टाइम इनको सजा हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन सेंटेंस की क्वांटम कितना, सेंटेंसेस को कितना होना चाहिए, और के साथ साथ 307 भी है। आप जानते हैं 302 ही तरह का सेंटेंस होता है मोस्टली, या मिनिमम आजीवन कारावास है और मैक्सिमम कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी। तो इस तरह के लिए क्या क्वांटम होना चाहिए, इस पर उनको निर्देश दिया गया होम सेक्रेटरी को और फिर डीजीपी को कि इनको 1 तारीख को, मुझे नहीं मालूम था कि, बाकी एज ए लॉयर मुझे नहीं मालूम था वो किसी दूसरे केस में भी सजा है, नहीं तो हो सकता था मैं भी कोर्ट को बोल सकता था कि डायरेक्शन मुझे मालूम नहीं था। बाद में शायद वो कहीं तो 1 तारीख को 1 सितंबर के लिए रखा गया उसको। अच्छा अभय जी, आप हमें ये बताइए, मैंने देखा जब जजमेंट को पढ़ रहा था तो छपरा के एसपी, छपरा के डीएसपी, जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी थे इस केस के, वे भी इतने निरीह थे या मिले हुए थे कि जब पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी हैबियस कॉर्पस का, तो पटना हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा, क्योंकि जो महिला थी वो शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाती थी, भोजपुरी बोल रही थी, तो ऑनरेबल जज एक साथ थे, उन्होंने समझा और फिर पटना हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस में रखना पड़ा सिक्योरिटी रीजंस के कारण। और डॉक्टर डीएन गौतम जो एडीजी, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस अधिकारी माने जाते हैं और जिनकी रिपोर्ट मुझे लगता है कि बहुत ही काम आई सुप्रीम कोर्ट का, तो ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गई कि पटना हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस में रखकर बयान दर्ज कराना पड़ा और रजिस्ट्रार पटना हाईकोर्ट को निर्देशित करना पड़ा था? देखिए, रिकॉर्ड अपने आप में बहुत भयानक स्थिति के बारे में बोला जाता है। किसी भी जनता, आम जनता को न्यायिक प्रक्रिया में या पुलिस प्रक्रिया में, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर विश्वास नहीं रहे तो आप भी समझते हैं वो लॉ ऑफ क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ लैंड जो है, लैंड में बहुत मुश्किल होता है कहानी, रूल ऑफ लॉ नहीं होता है, लोगों को संशय होता है। और ये मात्र हिसाब से ये मात्र केस नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर दिक्कत है, लॉ एंड ऑर्डर की उससे बहुत ऊंची बात ये पब्लिक ऑर्डर का डिस्टरबेंस हो गया कि लोगों को ऑफ है। अब जब हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट, जब ट्रायल कोर्ट को देख रहा हाई कोर्ट की जो ये प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं हो रहा है, जिस तरह गवाही होना चाहिए वहां ये जज आप चुप है, डर में है, भयंकर दबाव में है, आप नहीं कर निष्पक्ष नहीं हो पा रहे, आप भयभीत लग रहे, तो उस कंडीशन में बात तो आप सोच ही नहीं सके। आपने गौतम जी का बात बोला, उन्होंने अपने रिपोर्ट में भी बोला कि जब मैं उनको रिपोर्ट देना था और इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के दौरान वो सपोर्ट मांग रहे थे, तो
उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि मैं उस टीम कैप्टन की तरह लग रहा था कि जिसका प्लेयर खुद ही सेल्फ गोल कर रहा है, ना उनको दे रहा है, ना दरोगा उनको सपोर्ट कर रहा है। इस तरह की बात उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखी, और रिपोर्ट लिखने के बाद उनको लग रहा था जब, और यही बात है, आप ये देखिए उतना दिन तक ट्रायल हुआ, इस ट्रायल का एक अलग हिस्सा है, अलग अलग तरह के बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जहां इस तरह ऑनरेबल हाईकोर्ट जो है जाके डायरेक्शन दे ट्रायल कोर्ट को, आप इस तरह ट्रायल इंश्योर कराइए तो फेयर ट्रायल हो, बात हो जाती है ट्रायल, वो नहीं हो पा रही थी। उस कंडीशन में डीएन गौतम ने जो अपनी रिपोर्ट में सारी पूरी डिटेल कहानी लिखी है, वो अपने आप में सेल्फ स्पीकिंग है। इस तरह की सिचुएशन के बारे में बता रहा है, ना तो पुलिस कोई कर रहा है, मतलब एक व्यवस्था में, इस पूरी व्यवस्था में कानून है, आम सोशल सोसाइटी है, किसी की नहीं चल रही है, और एक किसी का उनका मनमाना चल रहा है। इस तरह की बात दिख रहा है, इस तरह की बात दिख रहा है। तो उन सब चीजों के बहुत ही विकट परिस्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने इतना डिटेल डायरेक्शन दिया। हाईकोर्ट के डायरेक्शन होने के बाद भी ट्रायल के नाम पे सिर्फ फॉर्मेलिटी की गई, वो भी ट्रायल के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी हुई, फॉर्मेलिटी की गई, और वो फॉर्मेलिटी भी सिर्फ इस तरह दिख रहा है कि मान लो किसी एक आदमी को फायदा हो जाए। और इन सब चीजों को जब रिकॉर्ड देखा गया, पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका संज्ञान लिया गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट लास्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, उन्हें लगा कि नहीं, हमें कुछ करना है, जो दिखा रहा है, जो न्यायोचित है, उन्होंने किया, और न्याय के हिसाब से ये सजा दी, न्याय किया। तो देखिए, हम भी जब हम फैसले को पढ़ रहे थे तो हमने एक और नाम चौंकाने वाला उसमें पढ़ा, छोटे लाल राय, जो अभी परसा के एमएलए हैं, और जो गवाहों को अगवा करने का आरोप है, उनके खिलाफ भी उसमें इनका नाम जिक्र हुआ है। तो जो गवाहों, जो लालपरी देवी थी या लालमुनी देवी थी, तो उन्हें जो अगवा करने वाले दूसरे आरोपी थे, क्या उनके खिलाफ भी मुकदमा चलेगा या कुछ इसके लिए और कुछ होगा? नहीं, उनके खिलाफ नहीं है वो मसला है। देखिए, इस मुकदमे को दो अंश में आप देखिए, जो हेबियस कॉर्पस का फाइंडिंग है, वो उस से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग इस तरह की बात थी कि हमें ट्रायल को फेयर ट्रायल हो, उस बात को इंश्योर करना है, उस वक्त कहानी वो था। अब यहाँ है कि 2 आदमी की मौत हुई, 3 इंजर्ड थे इस केस में। इसके लिए, जैसा मैंने पहले ही बताया, 7 लोगों पर ट्रायल चला था, उसमें छोटे उनका एमएलए का कहीं नाम नहीं, और वो अलग रहा था। उनका जो होना था, या जैसा भी होगा, मुझे नहीं पता कि उन पर उस संबंधित में कोई केस भी है पेंडिंग या नहीं है। और इस केस को तो सवाल ये लग रहा है कि 30 साल से 20 साल से अगर बिहार में या यूपी में इस तरह के अगर केसेस पेंडिंग है, और दूसरे देश के हिस्सों में, तो असंभव नहीं लगता में अनहोनी नहीं लगता कि 25 साल 30 साल का केस है। आज ये देखिए 28 साल हो गया इन सब चीजों। आज भी मेरी बात हो कंप्लेन से हरिंदर राय से, वो सिर्फ यही बोला, साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं, आप अगर पटना आइए तो मैं आपका दही चूड़ा खिला पाऊंगा, मेरी यही औकात है। और मैं क्या करूं, बहुत आप वकालत का भी पेशा भी बहुत तरह का होता है, आप भी समझते हैं, आप से बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता। कॉपरेशन के कागज को जुटाना, कहीं कोई नहीं, लोगों को उम्मीद नहीं थी, जब बहस हो रहा थी, लोगों को कोई उम्मीद भी नहीं थी कि अब क्या होगा, साल के बाद क्या होगा, नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने अपनी कोशिश, और आप किसी को कुछ गारंटी नहीं दे सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो अल्टीमेटली मसला लगा, तो और फिर फाइनली ये मतलब क्या कहिए, चैलेंजिंग था, मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग केस था, और उम्मीद है कि आगे भी जो 1 तारीख को। अभय जी ये बताइए कि देखिए, ये एक ऐसा मामला था जहां एसपी भी डरे हुए थे, डीएसपी भी डरे हुए थे, आईओ भी डरा हुआ था, सरकारी वकील भी प्रभावित थे, निचली अदालत में भी साक्ष्य नहीं मिला, हाईकोर्ट में भी साक्ष्य नहीं मिला। प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ मुकदमा लड़ना था, क्या आपको प्रभावित करने की कोशिश नहीं की गई? क्या आपको डर कहीं नहीं लगा? नहीं ज्ञानेश्वर जी, मैं बताऊं, मैं ईमानदारी से मैं बताता हूँ, ये 2008 से लड़ रहा हूँ, आज तक कहीं नहीं, ना तो मेरी तरफ या कोई भी, क्योंकि मैं भी कहूँ तो बहुत सारे लोग, कॉमन लोग भी हैं जो जानने वाले होते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो उनको भी जानते होंगे, मुझे लगता है इवन उनके एडवोकेट भी थे, आज तक किसी ने मुझे कभी किसी भी रूप में परोक्ष बात, दबाव की बात तो छोड़ ही दीजिए, डर की बात तो छोड़ ही दीजिए, प्रभावित करने की अगर मैं बोलूंगा तो मैं गलत बोलूंगा। आज तक कभी किसी भी तरह की इस तरह की कहीं कोई बात नहीं। अभय कुमार जब अपने मुवक्किल की लड़ाई लड़ते हैं तो डरते किसी से नहीं है। नाम में भी है कुछ तो लिखा हो, तो नाम का ही नाम में भी अभय है। हाँ, तो आप तो ये मानेंगे ना कि लैंड ऑफ लॉ, लॉ ऑफ लैंड, तो ये जो है
ये स्थापित हुआ और एक नजीर बना। सुप्रीम कोर्ट ने एक उदाहरण पेश किया कि जिसे निचली कोर्ट छोड़ देगा, इसे हाई कोर्ट भी छोड़ देगा, यदि साक्ष्य है तो वो बचेगा नहीं, क्योंकि भारत का कानून सिर्फ अंधा नहीं है, भारत के कानून में आंतरिक शक्ति भी निहित है। नहीं, मैं तो यही मानना चाहूंगा, ठीक है डिले हुआ जी है, डिले जी हुआ है, लेकिन जी डिनाइड नहीं है, जी। इस केस डिनाइड नहीं है। ये केस हम्म। ऑनरेबल कोर्ट के लिए भी चैलेंजिंग केस था ये, कि इस तरह जी के मसले में, और ऐसा नहीं, उन्होंने डीप थिंक, जब बहस हो रही थी तीनों जज, जी 10 बार ऐसा मौका हुआ जो आपस में सोच रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे कि जी। ये क्या क्या कहानी है। तो ठीक है, हम्म डिले हुआ और हम्म सुप्रीम कोर्ट नहीं है। देखिए जी अल्टीमेट इतना बड़ा देश में हम्म एक कोर्ट के प्रति मुझे नहीं लगता है जिस तरह अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में भरोसा है उसी हम्म तरह है। 10 तरह की बात होती है, बहुत बड़ा देश है, बहुत तरह की घटनाएं होती हैं, एक लौता केस है। हाँ, चूंकि इस तरह की बात होती होती सुप्रीम कोर्ट में आता रहता है, और सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम अपने आप को ये दिखाता है, लोगों को विश्वास दिलाता है कि नहीं मैं टेस्ट में पास हूँ। जब मैं जी बोला नहीं टेस्ट में था, मैं बोला जी दिखाया कि my lord, this is one of the cases, such of जी cases, our court is on trial, judiciary on trial, and you जी have to come out with, best of your ability and power. और उनका जी विजडम, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का विजडम इस जजमेंट में दिखता है। उन्होंने हर जी एक बात को रखा, हर एक बात को, ये एफआईआर को बोला। एफआईआर जो है, चूंकि राजेंद्र राय का था, उनका फर्द जी बयान था, जी एफआईआर को बोला ये डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि हम्म ये अंतिम बात। और डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन ट्यूटर्ड नहीं हो, तो लॉ यही जी बोलता है डाइंग डिक्लेरेशन में आप रिलायबल कर सकते हैं, उसमें विश्वास कर सकते हैं कि नहीं ट्यूटर्ड नहीं, किसी कहने से बहकाने से नहीं किया गया। तो जी डाइंग डिक्लेरेशन, मात्र डाइंग डिक्लेरेशन पर भी कन्विक्शन होता है। इसमें फिर देवी के भी बयान को, एक जगह लालमणि देवी के बयान में ये लास्ट एक लाइन में ये आया था कि ये जो ये बयान इनको, प्रभुनाथ सिंह को किसी कहने पर फंसा रही है। तो जी टोटली सर्कमस्टांसेस में देखा, 164 का उनका बयान देखा, उस तरह बयान देखने के बाद इन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं, ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जी एक बार उसके पीछे रीजन है, आप भी जानते हैं, होता है कि जब केस आप होता है तो केस ट्रायल तक में क्रिमिनल लॉ यही बोलता है इनोसेंस, वो जी प्रिवेल कर, इनोसेंस होता है कि जी हम मान के चलते हैं कि आप इनोसेंट हैं, आप दोषी नहीं है, जी बेकसूर। लेकिन अगर सजा होती है तो आपका इनोसेंस डाइल्यूट हो जाता है, बिल्कुल इनोसेंस हो गया। आप आज दोषी हो गए कोर्ट से, ठीक है, जी लेकिन कोर्ट में आपने शुरू किया, कोर्ट ने आपको बरी कर दिया, तो लोग बोलते हम्म बाई बरी हो गए, जी छूट गया, डाउट भी होता है। तो इसमें मतलब बरी हो जाना, दूसरी कोर्ट फिर हाई कोर्ट भी बरी कर देती है, तो जी सुप्रीम कोर्ट नहीं इंटरफेयर करती है। बट ऐसे केस जहां बहुत सारे साक्ष्यों को ना तो ट्रायल कोर्ट देखा ना हाई कोर्ट देखा, तो सुप्रीम जी कोर्ट एज कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, सुप्रीम जी कोर्ट, और हिंदुस्तान में बिहार भी गवर्न करता है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, आपके पास स्पेशल टैलेंट है, आपके पास स्पेशल रिसोर्सेस है, कि आप स्पेशल तरीके से बिहार में जिंदगी जी रहे हैं, वो एक अलग मसला, बट वो कानून संगत होना है, कानून संगत होना। और उसका ये केस जो है, ये नजीर मुझे लगता है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा, जहां लोग कहीं भी दूर दरबार गांव के इलाके का कहीं का भी लोग हो, वो न्याय व्यवस्था किसी भी तरह से हमारे थ्रू, आपके थ्रू, हमें हो सकता है हमारे जगह कोई और होते, कोई और बहस कर रहे होते, अब है तो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण केस है, ये मुद्दा है। मैं बहुत बड़ा सीनियर एडवोकेट नहीं, मेरा बहुत नाम और दाम नहीं है, इसका मतलब नहीं सक्षम हुआ सुप्रीम कोर्ट को बताने में, कागज दिखाने में, अपने आर्गुमेंट रखने में, और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं ये है, तो उसके बाद बाकी सारा काम तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। 143 हम और आपने जजमेंट तो लिखा नहीं, उन्होंने लिखा, उनको लगा, उन्होंने किया और वो लिखा, इसलिए कि नहीं न्याय व्यवस्था है और करे। और मुझे नहीं लगता है जिस तरह की बात हुई है, सरकार भी देखेगी, पुलिस भी देखेगी, और जनता भी देखेगी वहां कि हमें अपने आप को कैसे गवर्न करना है। तो अब तो रिलीफ का कोई रास्ता इनके पास बचता नहीं, अब तो जिंदगी कट जाएगी जेल के भीतर ही, ऐसा ही लग रहा है कि कहीं और भी कोई वे जा सकते हैं, कोई चुनौती दे सकते हैं प्रभुनाथ सिंह। देखिए एसएलपी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू का उनको है हक, किसी भी आदमी को है, रिव्यू का है। अभी तो एक को सजा सुनाने नियत करना है कि इनका क्वांटम सेंटेंस क्या होगा, उसको बनाया, इसलिए उनको प्रभुनाथ जी को भी बुलाया भी गया, उनको बुलाया भी गया, वो आए अपना जो भी है अपने लॉयर के थ्रू या खुद से कि उनका क्या सेंटेंस दे, उस पर आर्गुमेंट होना है। इसके बाद रिव्यू का और होता है, जो कि
उनको अवेल करना होगा वो अवेल करेंगे, या इसके बाद बहुत कम केसेस में, रेयर केसेस में सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव जुरिसडिक्शन। बट जिस तरह का इतना डिटेल जजमेंट है, रिव्यू में सेम जज होगा, रिव्यू में कोई ऐसा सुनवाई नहीं होती नॉर्मली, वो क्या करते हैं अपने मोस्टली सर्कुलेशन के तहत ही कोर्ट में आप जजेस बैठ के डिसाइड करते हैं, रिव्यू करने लगे। तो जहां तक बात है अधिकार, उनके पास अधिकार है, रिव्यू फाइल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। हम अपने दर्शकों से चाहते हैं कि वो इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुने और देखें कि भारत का कानून काम भी करता है। जब निचली अदालत, हाई कोर्ट बिल्कुल शांत या यूं कहें कि साक्ष्यों की अनदेखी कर देती है, तो सुप्रीम कोर्ट जाग जाता है। तो देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।